आपके अपने यूट्यूब चैनल में दोस्तों बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण मामले के ऑर्डर को लेकर। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे कि ऑर्डर का स्वरूप क्या हो सकता है या ऑर्डर आएगा क्या। तो दोस्तों आपको बता दें कि ये तो जज साहब ही बता सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे तथ्यों के आधार पर और सिंगल बेंच के ऑर्डर के आधार पर कि ज़्यादातर संभावनाएं क्या बनती हैं और क्या स्वरूप आने वाले ऑर्डर का हो सकता है। बने रहिए वीडियो में हम तक मेरे साथ बिना वीडियो को स्किप किए हुए। या दोस्तों पहली बार इस चैनल से जुड़ रहे हैं और आगे भी चाहते हैं कि इस चैनल के माध्यम से लगातार महत्वपूर्ण और ऑथेंटिक अपडेट आपको बिना रुकावट मिलती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक बिना रुकावट पहुंचते रहें। तो दोस्तों आगे निष्कर्ष पर आने से पहले देख लेते हैं सिंगल बेंच का ऑर्डर जो कि 13/156 ऑफ 2020 है, महनपाल एंड अदर्स। और जैसा कि आप जानते हैं कि सिंगल बेंच का ये जो ऑर्डर है जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला जी के द्वारा ये दिया गया है। और आगे आप बात करें कि 13/3/2023 को ये ऑर्डर आया था और ऑर्डर में सुनवाई के बाद हुआ क्या था, इसमें पॉइंट नंबर 158 में कहा गया, चूँकि ये निर्देश दिया गया कि इस निर्णय के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए चयनित सूची दिनांक 1/6/2020 का पुनरीक्षण किया जाए, यानी थर्ड काउंसिलिंग की सूची का पुनरीक्षण किया जाए, रिविजिट कह लीजिए। और उसमें कहा गया कि 6800 अभ्यर्थियों की जो 5/1/2022 को लिस्ट आई थी यह रद्द की जाती है। लेकिन अब इस ऑर्डर में और भी चीज़ें कही गई हैं, उसको देख लेते हैं। और आपको बता दें कि इस आदेश में पॉइंट नंबर 154 में कहा गया माननीय जस्टिस द्वारा कि प्रकट रूप से वर्तमान मामले की सुनवाई के दौरान आरक्षित वर्ग के उन अभ्यर्थियों के अंक और विवरण के बारे में कोई अस्पष्टता नहीं थी जो ATR 2019 में प्रतिभाग किए, यानी उनकी मूल चयन सूची और गुणांकों के बारे में और अन्य डिटेल के बारे में बात किया जाए तो कोई भी कन्फर्मेशन नहीं था। और प्रत्यार्थियों को ATR 2019 के रिकॉर्ड के संरक्षक और जिन्हें उक्त रिकॉर्ड प्रदान करने में इस न्यायालय की सहायता करनी थी, उनकी ओर से ऐसा कोई प्रयास नहीं किया गया। और इस प्रकार ये निर्देश दिया जाता है कि राज्य 1 जून 2020 की चयनित सूची की समीक्षा करेगा और नियमों के परिशिष्ट नंबर 1 के अनुसार अभ्यर्थियों की गुणवत्ता अंक तैयार करेगा और इस न्यायालय के निर्देशों के अनुसार अभ्यर्थियों की श्रेष्ठता सूची तैयार करेगा। और ये प्रक्रिया आज से 3 महीने की अवधि के भीतर की जाएगी, यानी स्पष्ट रूप से गुणवत्ता अंक तैयार करने की बात कही है इसमें। और जो संशोधित सूची है ये रिविजिट के बाद वो 3 महीने के अंदर तैयार करने की बात माननीय न्यायालय ने कही है। और वहीं पॉइंट नंबर 155 की बात किया जाए तो इसमें स्पष्ट रूप से माननीय न्यायालय ने ये कहा है कि जब तक प्रत्यार्थियों द्वारा संशोधित सूची तैयार नहीं की जाती है तब तक पहले से ही नियुक्त किए गए अभ्यर्थी वर्तमान में विभिन्न जिलों में सहायक शिक्षकों के रूप में कार्य कर रहे अभ्यर्थी इस अवधि तक अपने पद पर कार्य करते रहेंगे और कार्य विलग नहीं किए जाएंगे। और ऐसा परीक्षा की अवधि और अंत को ध्यान में रखते हुए शिक्षा सत्र की अवधि समाप्त होने के कारण किया जाएगा। और इस न्यायालय का मानना है कि उन शिक्षकों की नियुक्ति जिन्हें संशोधित सूची में कोई स्थान नहीं मिला है, जैसा कि यहाँ ऊपर निर्देशित किया गया है, और जिन्हें 1/6/2020 की चयन सूची के अनुसार नियुक्त किया गया है, यानी थर्ड काउंसिलिंग में नियुक्त किया गया है, उनकी सूची पूरी तरह से आकस्मिक थी और उनको कोई और अधिकार नहीं देती। ये निर्देश 7 दिसंबर 2020 के अंतरिम आदेश के अनुरूप है और जिसमें इस न्यायालय ने प्रभावित व्यक्तियों को नोटिस जारी करते समय निर्देश दिया था कि इस बीच सहायक शिक्षक के पद पर की गई नियुक्तियाँ इन याचिकाओं के अंतिम निर्णय के अधीन होगी, यानी जो थर्ड काउंसिलिंग के अभ्यर्थी हैं उनकी नियुक्ति इस मामले के अधीन रहेगी। लेकिन पॉइंट नंबर 156 की बात किया जाए तो इसमें कहा गया है कि जैसा कि तथ्यों में ऊपर वर्णित किया गया है कि जिन शिक्षकों की नियुक्ति की गई है, चाहे वो आरक्षित वर्ग से संबंधित हों या अनारक्षित वर्ग से संबंधित हों, और वह पिछले 2 वर्षों से अधिक समय से कार्य कर रहे हैं, उनको दोषी नहीं ठहराया जा सकता। यहाँ पर महत्वपूर्ण पॉइंट कहा है माननीय न्यायालय ने, क्योंकि वो प्रत्यार्थीगण थे जो कि आरक्षण की धारा 3(1) और 3(6) के प्रावधानों को लागू करने के संवैधानिक कर्तव्य के अधीन थे और जो कि नहीं किया गया, यानी विभाग को दोषी यहाँ पर माना गया, अभ्यर्थियों को नहीं। और ये न्यायालय समानता को संतुलित करने के लिए इसे ध्यान में रखते हुए कि ये युवक और युवतियाँ जो शिक्षक के रूप में इस देश के भविष्य को आकार देने जा रहे हैं, राज्य को स्वतंत्रता प्रदान करता है कि सरकार वर्तमान मामले के विशिष्ट तथ्यों में इस मामले में हस्तक्षेप करेगी और इन शिक्षकों के समायोजन के लिए एक नीति तैयार करेगी, यानी इनको हटाया नहीं जाएगा। और जिन्हें चयनित सूची 1/6/2020 में संशोधन द्वारा हटाया जा सकता है, यानी संशोधन यानी रिविट में यदि पाए जाते हैं तो उनको हटाया जा सकता है, लेकिन इनके नियुक्ति के मामलों में स्पष्ट कहा है कि हस्तक्षेप जो है वो
नहीं करेगी और इनके समायोजन के लिए एक नीति तैयार करेगी। और यहाँ पर एक हवाला दिया गया है केस का कि जैसा कि गौरव प्रधान बनाम राजस्थान राज्य 2018 SCC 352 के आलोक में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए फैसले में निष्कासित अभ्यर्थियों के संबंध में ऊपर पहले ही चर्चा की जा चुकी है। कहने का मतलब दोस्तों यह है कि जो थर्ड काउंसिलिंग के अभ्यर्थियों की नियुक्ति है उसमें माननीय न्यायालय ने कहा है कि यदि उनकी नियुक्ति असंवैधानिक होती है तब भी उनको, अगर वो 2 वर्ष से अधिक कार्य कर चुके हैं तो उनको हटाया नहीं जाएगा और उनके समायोजन के लिए सरकार एक नीति तैयार करेगी। तो कहने का मतलब दोस्तों यह है कि अब सवाल यह है कि आरक्षण घोटाला ये साबित होता है और 6800 चूँकि इस आदेश के तहत जो लिस्ट है वो रद्द हो चुकी है और फिर देखा जाए तो उन अभ्यर्थियों की नियुक्ति कैसे होगी। तो सिंगल बेंच की बात किया जाए तो उस आदेश के तहत निष्कर्ष दोस्तों यही निकलता है कि यहाँ पर स्पष्ट रूप से माननीय न्यायालय ने कहा है कि जो राज्य सरकार है वो नीति तैयार करके उन अभ्यर्थियों का समायोजन करेगी। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं सुपर न्यूमेरिक पोस्ट की बात की जा रही है। तो सुपर न्यूमेरिक पोस्ट गठित करके उनका समायोजन कर सकती है और उसके बाद कहीं ना कहीं जो 6800 अभ्यर्थियों की लिस्ट है उन अभ्यर्थियों को रिक्त पदों पर 69,000 शिक्षक भर्ती में समायोजित करने की यहाँ पर न्यायालय ने एक प्रकार से अनुमति दी है और जिसकी संभावना ज़्यादा दिख रही है। तो सरकार भी यही चाहेगी कि इस मामले का पटाक्षेप हो और माननीय न्यायालय से कोई आदेश पारित हो जिसमें कुछ पदों का, यानी यूँ कह लीजिए सुपर न्यूमेरिक पद की बात किया जाए तो उसको अनुमति माननीय न्यायालय अगर दे दे तो यहाँ पर वो जो समायोजन है आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों का वो कर सकती है। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि यदि चूँकि माननीय न्यायालय की बात किया जाए सिंगल बेंच के, तो आदेश का पुनरीक्षण करने के बाद कहीं से कोई कमी इसमें नज़र नहीं आती है और पूरी उम्मीद है कि जो DB है उसमें आंशिक संशोधन ही कर सकती है। लेकिन अब चूँकि ऊपर आदेश में जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला जी ने कहा है कि जो प्रकट रूप में जो लिस्ट है उसमें आरक्षित वर्ग के उन अभ्यर्थियों के अंक और विवरण के बारे में कोई अस्पष्टता नहीं थी, यानी यहाँ पर विभाग के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क माननीय न्यायालय ने उठाया है। तो कहीं ना कहीं अब इस मामले का समाधान सुपर न्यूमेरिक पोस्ट के तहत ही हो सकता है, इसकी संभावना ज़्यादा है। और यदि रिविजिट के ऊपर आदेश आता है तो कहीं ना कहीं सरकार उस मामले में भी कुछ सीटों को दिखाकर और जो अभ्यर्थी हैं चाहे उत्तर कुंजी के हों या आरक्षण पीड़ित हों उनका समायोजन कर सकती है। और रही बात कि 69,000 के भीतर करेगी या बाहर, तो कहीं ना कहीं अब यही लगता है कि कुछ न कुछ पोस्ट का गठन सरकार को करना पड़ेगा और तभी इस मामले का जो हल है वो निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि आदेश माननीय जज साहब को देना है DB से, लेकिन जो परिस्थितियां बन रही हैं दोस्तों वो यही है कि जो सर्वसम्मत से हल है वो इसी रूप में निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वीडियो में दोस्तों इतना ही। बने रहिए चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।